तो हेलो दोस्तों। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में, फाइनेंशियल रेशियोज़, जो अक्सर स्टॉक मार्केट में किसी शेयर्स के लिए यूज़ होती हैं। इनके बारे में जानना देखिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप कभी किसी शेयर के बारे में एनालिसिस करने जाते हो तो अक्सर आप ये पाओगे कि ये कुछ रेशियोज़ ऐसे हैं जो कि मैंने यहाँ पर लिस्ट आउट कर रखे हैं। अक्सर आप ये पाओगे कि ये शेयर के फंडामेंटल्स में ज़रूर दिए होंगे। तो ऐसा क्यों है, इनकी क्या इम्पोर्टेंस है, इनको कैसे रीड करते हैं। अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करने से पहले हम इन्हें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं किसी शेयर को एनालाइज करने में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब हमने ये चैनल स्टार्ट किया था तो हमारा मोटिव ये था कि हम लोगों को फाइनेंशियली एजुकेट कर सकें। अगर बात मैं खुद की करूं, मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूं तो वहाँ पर लोग इतने फाइनेंशियली एजुकेटेड नहीं हैं। देखिए, एजुकेटेड होना अलग चीज़ है। कॉलेज में हम लोगों को एजुकेशन दी जाती है, ना कि फाइनेंशियल एजुकेशन दी जाती है। तो फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए आपको कोर्सेज करने पड़ते हैं या आपको अलग से कहीं और से सीखना पड़ता है। फाइनेंशियल एजुकेशन की बहुत कमी है हमारे सोसाइटी में। तो ये इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने ये चैनल स्टार्ट किया था। मेरा इम्पोर्टेंट यहाँ पर मोटिव ये है कि मैं बहुत ही लेमन लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको वो सब समझा सकूँ कि आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं बता सकूँ। और फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं जैसे इनकम टैक्स, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के क्या क्या टूल हैं, आप कहाँ कहाँ किस टूल को लेवरेज कर सकते हो, किस टूल का यूज़ कर सकते हो। देखिए, बहुत सारी चीज़ें फाइनेंस में ऐसी हैं जो हमसे छुपी हुई हैं, जिनके बारे में हमें नहीं पता है। तो उनके बारे में हमें पता होना चाहिए ताकि आपको अच्छे से इस बारे में इंफॉर्मेशन हो कि आपका जो वेल्थ है, आपका जो मनी है जो आप अर्न करते हो, उससे आप कैसे काम करवा सकते हो। क्योंकि एक्टिव इनकम तो सभी हैं, एक्टिव इनकम सभी के पास होती है ऑलमोस्ट, जो भी जॉब में हैं वो सारे एक्टिव इनकम में हैं। और अगर आपको एक बड़े टाइम में, एक लंबे समय में आपको एक बड़ा कॉर्पस यानी कि एक बड़ा अमाउंट क्रिएट करना है, तो उसके लिए आपको या तो पैसिव इनकम क्रिएट करनी पड़ेगी या तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा किसी भी तरीके से, चाहे आप कहीं भी इन्वेस्ट करो। तो उस चीज़ को समझाने के लिए मैंने ये चैनल बनाया था। तो उसी को स्टार्ट करते हुए अपनी फाइनेंशियल जर्नी को स्टार्ट करने से पहले हम ये कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम इन पॉइंट्स को आज समझ लेंगे तो हमारे आगे की वीडियोस में जब हम शेयर्स के बारे में बात करेंगे तो उनके बारे में जानने में आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल रेशियोज़ के बारे में। तो जब आप किसी भी शेयर में लैंड करते हो, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है दीपक नाइट्राइट शेयर का। दीपक नाइट्राइट सेलेक्ट करने की मेरे पीछे मेरी वजह ये रही कि दीपक नाइट्राइट मेरा वन ऑफ द फेवरेट शेयर है, स्टॉक है, जो भी आप कह सकते हो। और दीपक नाइट्राइट हर तरह से एक बैलेंस्ड शेयर है। आप फाइनेंशियल रेशियोज में यहाँ जितनी भी चीज़ें पॉइंट आउट करी गई हैं, इन सब में दीपक नाइट्राइट बहुत अच्छे से खरा उतरता है। बहुत ही बैलेंस्ड शेयर है, ऑलमोस्ट और मल्टी बैगर शेयर है। तो बहुत अच्छा शेयर है। इसको हम टारगेट करते हुए इन सारे रेशियोज़ को समझेंगे। मैं यहाँ ग्रो ऐप का यूज़ कर रहा हूँ, और आप किसी भी ब्रोकर ऐप का यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो ज़रोदा हो, चाहे वो अपस्टॉक्स हो, कोई भी ऐप हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ऐप से मतलब नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये जो सारे रेशियोज़ हैं ये आपको हर ऐप में मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे इस शेयर के फंडामेंटल्स में आते हैं हम। देखिए, किसी भी, जब आप अपनी किसी भी ब्रोकरेज ऐप में जाएंगे, जैसे अपस्टॉक्स है, ज़रोदा है, मैं ग्रो यूज़ कर रहा हूँ, आप कुछ और यूज़ कर सकते होंगे। तो जब भी आप अपने ऐप से किसी स्टॉक के डिटेल्स में जाएंगे तो आपको एक फंडामेंटल सेक्शन ऐसा ज़रूर मिलेगा।
तो वहाँ पर आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखते होंगे। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जब आप नए हो, इन्वेस्टमेंट में नए हो, यहाँ तक कि जब मैं नया था, मेरे लिए सारी चीज़ें बिल्कुल स्ट्रेंज थी, मुझे नहीं पता था ये क्या है। इन सब को देख के मुझे चक्कर आ जाते थे, मैं सही बताऊँ तो। लेकिन इन सब को जानना क्यों ज़रूरी है? अगर शेयर की डिटेल में चीज़ें दी हैं तो इसका कुछ तो रीज़न होगा। तो आइए जान लेते हैं। बहुत ज़्यादा इसको डिफ़िकल्ट नहीं रखेंगे, बस मैं ट्राई करूँगा कि मैं इन सारी चीज़ों को डिटेल में समझा सकूँ। आज डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि ये हैं क्या। तो किसी भी शेयर की डिटेल में जब आप जाओगे तो आप ज़्यादातर जो इन्वेस्टर्स हैं या यूट्यूबर्स हैं, आपने उनको कहते सुना होगा कि इस शेयर का पी रेशियो ये है, शेयर का पी रेशियो ये है। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है पी रेशियो। तो पी रेशियो का फॉर्म है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ठीक है, अब हम इसको डिटेल में देखेंगे कि पी रेशियो क्या है, पी बी रेशियो क्या है। पहले हम यहाँ पर इसको समझ लेते हैं। तो पी ई रेशियो का फुल फॉर्म है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इसका मतलब ये है कि शेयर का जो भी प्राइस है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे होगे कि दीपक नाइट्राइट का पी रेशियो है 41.50। तो पी रेशियो का मतलब होता है शेयर का जो प्राइस है, जैसे यहाँ पर शेयर का प्राइस है 2274। इस शेयर का एक अर्निंग पर शेयर नाम से यहाँ पर एक, यहाँ पर डिजिट्स दी हुई हैं 77 है। तो अर्निंग पर शेयर EPS नाम से एक टर्म होता है। EPS का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, जिसको हम निकालते हैं कंपनी की जो भी नेट इनकम है एक साल में, एक साल यानी कि 12 मंथ में कंपनी की जो भी नेट इनकम है डिवाइडेड बाय कंपनी के जितने शेयर्स ट्रेड हुए हैं उस एक साल में, उस फाइनेंशियल ईयर में। जैसे अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2020-21। तो कंपनी के एक साल में जो भी नेट इनकम है डिवाइडेड बाय कंपनी के एक साल में जितने भी शेयर्स ट्रेड हुए हैं, उससे निकलता है हमारा अर्निंग पर शेयर EPS। अब जैसा कि यहाँ पर अर्निंग पर शेयर EPS 77.99 है। ओके, अब इस EPS को अगर हम डिवाइड करेंगे इस 2274 से, तो हमारे पास PE रेशियो निकल के आ जाएगा 41.50। तो अब ये तो रही मैथमेटिकल कैलकुलेशन। असल में पी रेशियो है क्या? पी रेशियो का मतलब है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ओके, कंपनी अपने पर शेयर पे कितना कमा रही है उसका रेशियो क्या है, उसकी जो भी शेयर ट्रेड हो रही है उस पे कंपनी को कितना प्राइस मिल रहा है या प्रॉफिट मिल रहा है, उसे कहते हैं पी रेशियो। अब आपने बहुत सारे लोगों को ये कहते सुना होगा कि अगर पी रेशियो कम है किसी शेयर का तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि वो शेयर अच्छा होगा। तो इसका क्या मतलब है? देखिए, पीई रेशियो एक ऐसा रेशियो है जिसका कम होना ज़रूरी है। आपने बहुत से ऐसे शेयर्स देखे होंगे जिसका पीई रेशियो बहुत ज़्यादा है, जिनका पीई रेशियो 100 से ऊपर है, 200 है, 300 है, IRCTC का 300 के ऊपर है। तो इसका मतलब ये है कि पीई रेशियो किसी शेयर का जितना होता है, कंपनी उस वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। इसको इस तरह से समझिए कि पीई रेशियो किसी कंपनी का ज़्यादा है, इसका मतलब उस कंपनी का शेयर अपनी एक्चुअल वैल्यू से महंगे पे बिक रहा है। और अगर किसी कंपनी का शेयर प्राइस ज़्यादा है, जैसे दीपक नाइट्राइट को देखो आप कि यहाँ पर इसका शेयर प्राइस है 2274 और इसका पीई रेशियो इवन 50 से कम है। अब 50 से कम है यानी कि पीई रेशियो कम है लेकिन शेयर प्राइस इतना बड़ा है, इतना ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि ये शेयर हमें सस्ता मिल रहा है, ये शेयर हमें सस्ता मिल रहा है। इसकी एक्चुअल जो वर्थ है वो 5000 या 6000 8000 ऐसे होनी चाहिए। इसका डायरेक्टली मतलब ये हो सकता है कि अगर ये शेयर अभी 2000 पे ट्रेड कर रहा है तो इन फ्यूचर ये इसका जो ग्राफ है अपनी एक्चुअल वैल्यू को ज़रूर टच करेगा और ये शेयर एक दिन ज़रूर 5000 से 6000 पहुँचेगा। अपने अगले अर्निंग पर शेयर हो गया है, अगले रेशियो पे आ जाते हैं, पीबी रेशियो। पीबी रेशियो का मतलब है प्राइस टू बुक रेशियो।
तो प्राइस टू बुक रेशियो का फॉर्मूला होता है, किसी शेयर का जो मार्केट प्राइस है उसको हम डिवाइड करेंगे बुक वैल्यू से, एक शेयर के। वो कैसे निकालेंगे वो भी देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, मार्केट प्राइस जो है शेयर का, जैसे यहाँ पर दीपक नाइट्राइट का है 2274, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे इसके बुक वैल्यू से, बुक वैल्यू भी यहाँ पर दी हुई है 207, राइट। सो 207 से अगर हम इसके मार्केट प्राइस 2274 को डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगी पीबी वैल्यू। पीबी वैल्यू, प्राइस टू बुक रेशियो। तो पीई रेशियो की तरह पीबी रेशियो भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। पीबी रेशियो भी जितना कम होगा उतना अच्छा है शेयर्स के लिए। ये इंडिकेट करता है कि शेयर उतनी कम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, और अगर आप किसी शेयर को कम वैल्यूएशन पे ट्रेड करेंगे या बाय करेंगे या होल्ड करेंगे तो इसका मतलब ये है कि वो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न बना के देने वाला है, दैट इज़ फॉर श्योर। तो ये था पीबी रेशियो। अब यहाँ पर एक टर्म आई थी बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल रखा है क्योंकि जब हमने प्राइस टू बुक रेशियो निकाला था तो उसके फॉर्मूले में एक टर्म आई थी बुक वैल्यू। तो अब ये बुक वैल्यू क्या है इसको भी जान लेते हैं। बुक वैल्यू का मतलब है कंपनी के पास जो भी एसेट्स हैं। अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि एसेट और लायबिलिटी क्या है। देखिए, आपके पास जितनी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए पैसे अर्न करके दे रही हैं, आप चाहे उसके लिए एक्टिवली काम कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, तो उसे हम एसेट कहते हैं। जैसे आपका कोई घर है, उसको आपने रेंट पे दे रखा है, तो वो आपके लिए एक एसेट है। आपका कोई टूल है, जैसे मान लो आप एक आईटी इंजीनियर हो, आप लैपटॉप यूज़ करते हो, तो आप लैपटॉप के थ्रू अर्न कर रहे हो या आप काम कर रहे हो, तो लैपटॉप आपके लिए एक एसेट है। आपका मोबाइल, जैसे आप एक आईफोन ख़रीदते हो, आईफोन आपके लिए एसेट नहीं है, वो एक लायबिलिटी है। जितनी भी चीज़ें आपके जेब से पैसे कम करती हैं या पैसे की वैल्यू को ख़त्म करती हैं, उन्हें लायबिलिटीज़ कहते हैं। तो दो चीज़ें हो गई, एक हो गया एसेट, एक हो गया लायबिलिटीज़। तो किसी कंपनी का जो बुक वैल्यू है, कंपनी के टर्म्स में अगर हम बात करें तो कंपनी के टर्म्स में एसेट है कंपनी के हाथ में जितना कैश है। कैश यानी कि हर कंपनी के हाथ में कुछ कैश होता है रिज़र्व, जिसका यूज़ वो तब करती हैं जब अचानक से कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए या कोई ऐसी बात हो जाए, जैसे अचानक से लॉकडाउन लगा, एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है या कोई उनके ऊपर डेप्थ है, कर्जा है, तो उसे चुकाने के लिए कंपनियां ये जो कैश इन हैंड है उसको यूज़ करती हैं। कुछ कैश हमेशा रिज़र्व होता है कंपनियों के पास, और कैश जितना ज़्यादा होगा कंपनी के पास उतना अच्छा है, वो कंपनी उतनी अच्छी होगी, क्योंकि वो अपने डेप्थ को, या कभी कोई प्रॉब्लम आती है कंपनी में तो उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकती है। इसलिए कैश इन हैंड ज़्यादा होना एक अच्छा सिम्टम है। कंपनी के टर्म्स में लायबिलिटी होगी, कंपनी ने जितना कर्जा ले रखा है उसके ऊपर जितना डेप्थ है, बैंक से लोन ले रखा है, क्योंकि बिजनेसेस के लिए बैंक से लोन लेने पड़ते हैं बिजनेसेस को, कंपनीज़ को। तो जितना ज़्यादा लोन होगा लायबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, और लायबिलिटी अगर ज़्यादा होगी, मान लीजिए अगर एसेट से ज़्यादा होगी, तो फॉर्मूला है एसेट माइनस लायबिलिटीज़। एसेट हमेशा ज़्यादा होने चाहिए, लायबिलिटीज़ हमेशा कम होनी चाहिए। अगर लायबिलिटीज़ ज़्यादा हैं यानी कि कर्जा ज़्यादा है, कर्जा ज़्यादा है इसका मतलब कंपनी भरोसे के लायक नहीं है। कर्जा ज़्यादा होगा, बुक वैल्यू माइनस में चली जाएगी, बुक वैल्यू माइनस में होगी, इसका मतलब ये है कि आपको उस शेयर को, उस कंपनी को जय माता दी जी बोल के आगे बढ़ जाना है। बुक वैल्यू का माइनस में होने का मतलब है कंपनी कर्जे में है, आपको ऐसी कंपनियों से दूर रहना है, देखना ही नहीं है उन कंपनियों को, ठीक है। तो ये था हमारे पास बुक वैल्यू। अब हम ये कैसे इंडिकेट करेंगे कि कोई शेयर है वो अच्छा है या नहीं। तो एक यहाँ पर चीज़ आप देख सकते हो कि कंपनी का जो मार्केट प्राइस है या शेयर प्राइस है, जैसे यहाँ पर 2274 है, अगर ये प्राइस बुक वैल्यू से ज़्यादा है, जैसे यहाँ पर दीपक नाइट्राइट का बुक वैल्यू है 207, अगर बुक वैल्यू शेयर प्राइस से कम है या शेयर प्राइस बुक वैल्यू से ज़्यादा है, ज़्यादा पे ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब वो शेयर अच्छा है। ये चीज़ ये इंडिकेट करती है, ये इंडिकेशन देती है कि ये शेयर अच्छा है, भरोसा करा जा सकता है। लेकिन अगर कोई शेयर ऐसा है जिसकी बुक वैल्यू ज़्यादा है और उसका शेयर प्राइस कम है,
बहुत से ऐसे शेयर होंगे। तो अगर कोई शेयर ऐसा है जिसका बुक वैल्यू ज़्यादा है और शेयर प्राइस कम है, तो इसका मतलब ये है कि उस शेयर को आपको राम राम बोल के आगे बढ़ जाना है, क्योंकि उस शेयर पे आप भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो कंपनी ऑलरेडी कर्जे में है आप उस पर भरोसा कैसे कर सकते हो। जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैं बताऊँ, जोमेटो एक कंपनी है, उस कंपनी ने कभी प्रॉफिट बनाया ही नहीं, तो ऐसी कंपनी पर आप भरोसा कर ही नहीं सकते ना। लॉन्ग टर्म तो बहुत दूर की बात है, जिस कंपनी की हिस्ट्री में ही हमेशा लॉस दिखाया है तो उस कंपनी पे ट्रस्ट नहीं करा जा सकता। तो ये कुछ फंडामेंटल्स थे जहाँ पर आपको देखना होता है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। इसके बाद आती है डिविडेंड यील्ड। अब सबसे पहले समझते हैं कि डिविडेंड क्या चीज़ है। तो डिविडेंड का मतलब होता है लाभांश। डिविडेंड का मतलब होता है कंपनी जो प्रॉफिट कमा रही है। जाहिर है अगर आदमी बिजनेस कर रहा है तो वो प्रॉफिट के लिए कर रहा है, तो जब कंपनी कुछ इनकम होगी, कंपनी को प्रॉफिट होगा, तो अक्सर कंपनियां क्या करती हैं कि कंपनियां उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को देती हैं। जैसे मान लो दीपक नाइट्राइट है, तो दीपक नाइट्राइट को अगर मैंने बाय कर रखा है, मान लीजिए मेरे पास इसके 100 शेयर्स हैं, तो दीपक नाइट्राइट अगर डिविडेंड अनाउंस करेगा, मेल आती है डिविडेंड की कि कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है। बहुत सारी कंपनियां साल में एक बार देती हैं, 2 बार देती हैं, बहुत सी कंपनियां होती हैं 4 बार देती हैं, जैसे कोल इंडिया 3 से 4 बार देती है। तो जैसे मान लीजिए दीपक नाइट्राइट ने डिविडेंड अनाउंस किया कि वो पर शेयर 4 रुपये का डिविडेंड देंगे, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास दीपक नाइट्राइट की 100 क्वांटिटीज़ हैं और दीपक नाइट्राइट पर शेयर 4 रुपये डिविडेंड दे रहा है, इसका मतलब ये है कि आपको 400 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलेंगे, वो भी सीधा आपके बैंक अकाउंट में। डिविडेंड सीधा बैंक अकाउंट में आता है, ये आपको जानना चाहिए। अब डिविडेंड भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब आप किसी कंपनी के शेयर्स लेते हो, आपको होल्ड करते हो, तो टाइम के साथ वो ग्रो तो करता ही है, शेयर प्राइस तो ग्रो करता ही है, वहाँ से आपको होती है अप्रिसिएशन ग्रोथ, उसे कहते हैं अप्रिसिएशन ग्रोथ। तो किसी शेयर का जब शेयर प्राइस बढ़ेगा तो आपके पैसे तो ऑलरेडी बढ़ेंगे, लेकिन अगर उस कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है और आपको डिविडेंड मिला है, तो वो डिविडेंड आपके सीधा अकाउंट में जाएगा। तो उसका मतलब ये है कि आपको वहाँ से भी इनकम हो रही है, वो भी यानी कि डबल रिटर्न मिल रहा है आपको। तो डिविडेंड भी एक अच्छा सोर्स है इनकम का, पैसिव इनकम का। डिविडेंड इन्वेस्टिंग के बारे में हम आगे की वीडियोस में या फिर कभी जब मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा डिविडेंड इन्वेस्टिंग के लिए, तो वहाँ बात करेंगे डिटेल में मैं एक एक चीज़ समझाऊंगा डिविडेंड इन्वेस्टिंग की, डिविडेंड क्या है, कैसे मिलता है, आपको क्या अप्रोच रखनी चाहिए, हम डिस्कस करेंगे डिविडेंड इन्वेस्टिंग पे, उसको अलग किसी वीडियो में। तो ये था डिविडेंड। अब डिविडेंड यील्ड क्या है। डिविडेंड यील्ड हमें ये बताती है कि कंपनी ने एक साल में कितना डिविडेंड दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। तो इसका मतलब ये है कि डिविडेंड यील्ड जितनी ज़्यादा होगी, कंपनी ने उतना ज़्यादा डिविडेंड दिया होगा, है ना। तो डिविडेंड यील्ड ज़्यादा है मतलब कंपनी ने ज़्यादा डिविडेंड दिया है। अब डिविडेंड कहाँ से देगी, डिविडेंड देगी अपने प्रॉफिट में से। तो आपने देखा होगा बहुत से शेयर्स होते हैं जो बहुत धीरे धीरे चलते हैं, एक लाइन में चलते हैं, बहुत धीरे धीरे ग्रो करते हैं, अगर वो गिरते भी हैं तो बहुत धीरे धीरे गिरते हैं। और बहुत से शेयर्स ऐसे होते हैं जो बहुत तेज़ी से ऊपर चढ़ते हैं, बहुत तेज़ी से नीचे गिरते हैं। तो अक्सर आपने ये देखा हो कि जो कंपनियां डिविडेंड देती हैं, अगर कोई कंपनी डिविडेंड दे रही है तो पहले तो ये समझ लीजिए कि डिविडेंड वो अपने प्रॉफिट में से दे रही है। अब दो तरह की कंपनियां होती हैं। एक ऐसी कंपनी होती हैं जो अपना जो प्रॉफिट होता है वो पूरा प्रॉफिट या तो अपनी ग्रोथ में लगा देती हैं या तो कैश इन हैंड रखती हैं, अपने हाथ में पैसा रखती हैं। तो कुछ कैश वो अपने पास रखती हैं, बाकी पैसा वो अपनी कंपनी की ग्रोथ में लगा देती हैं, जिससे उस कंपनी की ग्रोथ हो तो उसका शेयर प्राइस ऊपर जाए, तो उसे कहते हैं ग्रोथ कंपनीज़। और कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जैसे कोल इंडिया, आईटीसी, कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो आगे स्कोप नहीं है उनका ग्रोथ का, वो कंपनीज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुकी हैं, इस वजह से आगे ग्रोथ का स्कोप नहीं है। तो इतना सारा जो उनके हाथ में कैश आ गया है वो अपने पास रख नहीं सकती हैं।
इससे अच्छा है कि वो पैसा अगर टैक्स में दिया जाए तो अपने शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए, ताकि वो शेयर होल्डर्स उनके शेयर्स में बने रहें लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो कंपनियां डिविडेंड देती हैं अपने शेयर होल्डर्स को। तो इससे क्या होता है कि शेयर होल्डर्स भी खुश और कंपनी भी खुश। तो इसलिए डिविडेंड भी बहुत अच्छी चीज़ है। डिविडेंड इन्वेस्टिंग पैसिव इनकम का बहुत अच्छा सोर्स है। उसके बारे में हम बात करेंगे बाद में किसी वीडियो में। तो डिविडेंड यील्ड आपने देख लिया। अब डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला होता है कंपनी का जो टोटल एनुअल डिविडेंड है, कंपनी ने जितना भी डिविडेंड दिया है एक साल में, चाहे वो 2 बार दिया हो, 4 बार दिया हो, 1 बार दिया हो, उन सबको काउंट करेंगे और जो भी टोटल एनुअल डिविडेंड बनता है उसको डिवाइड करेंगे कंपनी के मार्केट प्राइस से। तो उसका मतलब डिविडेंड यील्ड वहाँ से मिल जाएगा। कंपनी का डिविडेंड यील्ड आप देख रहे हो दीपक नाइट्राइट का 0.19। इसका मतलब ये है कि कंपनी ये छोटा मोटा डिविडेंड देती है। इसका मतलब आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कंपनी एक ग्रोथ कंपनी है। डिविडेंड देती है, ये भी एक अच्छी चीज़ है, लेकिन ग्रोथ कंपनी है, इसका मतलब है इसका फ्यूचर में स्कोप बहुत अच्छा है। अब एक और चीज़ है यहाँ पर, पीई, इंडस्ट्री पीई। पीई क्या है, इंडस्ट्री पीई क्या है? इंडस्ट्री पीई का मतलब है जैसे दीपक नाइट्राइट है, इसकी एक इंडस्ट्री है, ये एक पर्टिकुलर सेक्टर में काम करती होगी। तो दीपक नाइट्राइट एक केमिकल सेक्टर की कंपनी है, इसकी इंडस्ट्री जो है वो केमिकल्स है। जैसे एचडीएफसी है वो बैंक इंडस्ट्री में काम करता है। बाकी जैसे ट्राइडेंट है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करती है। तो हर इंडस्ट्री का अपना एक पीई होता है, जिससे आप कंपैरिजन कर सकते हो कि कंपनी का पीई अपने वैल्यू को जज कर रहा है या नहीं। बहुत बार लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि पीई रेशियो कैसे देखते हैं, कैसे पता होगा कि किसी कंपनी का पीई ज़्यादा है कि कम है। तो इसके लिए आप एक कंपैरिजन कर सकते हो। अगर किसी कंपनी का इंडस्ट्री पीई कम है और किसी कंपनी का पी रेशियो ज़्यादा है अपने इंडस्ट्री पीई से, तो आप ये कह सकते हो कि कंपनी अपने जो एक्चुअल उसका वैल्यू है उससे ज़्यादा पे ट्रेड कर रही है। तो अब जैसे आप यहाँ देख रहे हो इंडस्ट्री पी इसका 21 है और पी रेशियो 41 है, तो ये कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये कंपनी अपने इसका जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। इसका मतलब ये है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है इंडस्ट्री पी है 30-40 और पी रेशियो है 300-400। इसका मतलब ये है कि वो अपने सेक्टर से, उस सेक्टर का जो एवरेज पी है उससे ज़्यादा पे ट्रेड कर रही है। इसका मतलब है वो शेयर महंगा है। तो उम्मीद है कि आप ये समझ गए होगे पी का कॉन्सेप्ट, इस तरह से पी को देखते हैं। अब इसमें एक और चीज़ आती है आर ओ ई। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो आर ओ ई, इसका फुल फॉर्म है रिटर्न ऑन इक्विटी। आर ओ ई की बात करेंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी की। तो रिटर्न ऑन इक्विटी का फुल फॉर्म होता है आर ओ ई का, और उसका फॉर्मूला होता है जो भी कंपनी की नेट इनकम है उसको माइनस करेंगे शेयर होल्डर्स के पास जितनी इक्विटी है। इक्विटी का मतलब होता है शेयर्स। इस तरह की जो हम ग्रोथ इन्वेस्टिंग के लिए जो शेयर्स को यूज़ करते हैं उसे इक्विटी भी कहते हैं, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं मैं। तो अगर कंपनी का जो नेट इनकम है, नेट इनकम कैसे आएगा ये भी बता देता हूँ मैं। हम यहाँ पर देख रहे हो मार्केट कैप। मार्केट कैप का मतलब है कंपनी के पास इतना, जो कंपनी की वैल्यूएशन है वो 32,000 करोड़ ही है। यानी कि इस कंपनी की जो नेटवर्थ है वो 32,000 करोड़ है। ओके, तो ये हो गया इसका मार्केट कैप। अब इसके मार्केट कैप को यानी कि 32,000 करोड़ को 2,274 जो कि इसका मार्केट प्राइस है से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको नंबर ऑफ़ शेयर्स मिल जाएंगे। ओके, जो भी कंपनी का प्राइस है, शेयर प्राइस है, उसको मल्टीप्लाई करोगे मार्केट कैप से, तो आपको ये पता चल जाएगा कि उस कंपनी के, उस पर्टिकुलर कंपनी के कितने शेयर्स मार्केट में ऑलरेडी हैं, कितने शेयर्स वो जारी कर चुका है। तो वहाँ से आपको मिल जाएगा शेयर होल्डर्स के पास कितनी इक्विटी है यानी कि शेयर्स हैं। उसको जब आप माइनस कर दोगे इसकी नेट इनकम से उस साल की, तो आपको मिल जाएगा रिटर्न ऑन इक्विटी, आर ओ ई। रिटर्न ऑन इक्विटी एक तरह एक चीज़ और सिग्निफाई करती है कि कंपनी
आफ्टर टैक्स जितना प्रॉफिट बना रही है उसे भी डिनोट करती है रिटर्न ऑन इक्विटी। इसका मतलब ये है कि रिटर्न ऑन इक्विटी जितनी ज़्यादा होगी वो कंपनी उतनी ज़्यादा ट्रस्टेबल है, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। रिटर्न ऑन इक्विटी का ये भी मतलब होता है। ठीक है, तो हमने सारी चीज़ों पे बात कर ली है यहाँ पर, जो भी फाइनेंशियल रेशियोज़ यहाँ पर यूज़ होते हैं। अब सारे फाइनेंशियल रेशियोज़ को बात करने के बाद मैं आपको पहले ये बता दूं कि हमने जिन रेशियोज़ के बारे में बात करी है सिर्फ वो मैटर नहीं करते हैं किसी कंपनी को जज करने के लिए कि कोई कंपनी अच्छी है या कंपनी बेकार है। आप ऐसे सिर्फ इस चीज़ को देख के नहीं कह सकते। आपको ये एक रफ़ एस्टिमेशन है किसी कंपनी के बारे में कि अगर आपको ऊपर ऊपर से देखना है कोई कंपनी कैसी है तो आपको ये हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी कंपनी को जज करना है तो आपको उसकी थोड़ी सी डीप एनालिसिस करनी पड़ेगी, आपको उसकी बैलेंस शीट पढ़नी पड़ेगी। ये कंपनी का रेवेन्यू कितना है किसी ईयर में या फाइनेंशियल ईयर्स में पहले के, क्या उसका रेवेन्यू है, क्या उसकी ग्रोथ है। आप बैलेंस शीट देख सकते हो, कंपनी की साइट पे जाके कंपनी के बारे में पढ़ सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं किसी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले, क्योंकि आप शेयर में इन्वेस्ट नहीं करते हो, आप कंपनी के आइडिया में इन्वेस्ट करते हो। जैसे दीपक नाइट्राइट है, ये एक मल्टी स्पेशलिटी केमिकल बनाती है इंडिया में। इसका मतलब ये है कि इसकी मोनोपोली है उस केमिकल में इंडिया में। इसका मतलब ये भी है कि वो कंपनी आगे बहुत सालों तक रहने वाली है। तो इसका सीधा मतलब ये भी है कि हम उसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम उसमें ट्रस्ट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जैसे कि ग्रो ऐप है, आप ग्रो ऐप यूज़ करते हो, ज़रोधा, अपस्टॉक या कोई भी ऐप यूज़ करते हो, आप कुछ चीज़ें कॉमन पाओगे। उन चीज़ों को जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग से हम देखते हैं, ये कंपनी का नेम होता है, ये कंपनी का मार्केट प्राइस होता है, जो उसका लास्ट क्लोजिंग प्राइस है वो होता है। ये होता है कंपनी ने एक दिन में कितना अप या डाउन, कितने पॉइंट्स अप या डाउन हुए हैं। जैसे यहाँ पर -8.86.45 है, यानी कि लास्ट डे जब ये शेयर मार्केट खुला था उस दिन ये कंपनी 86 पॉइंट डिप ली है, यानी 86 पॉइंट गिरी है। अगर ये ग्रीन होता और +86 होता है इसका मतलब 86 पॉइंट ऊपर चढ़ी है। सेम एज इट इज़ 3.66% का माइनस है। इसका मतलब ये है कि जब भी शेयर मार्केट ओपन था तो इस कंपनी ने 3.66% की डिप ली है, नीचे गया है 3.66% ये शेयर। ये कंपनी का शेयर जो होता है उसका ग्राफ होता है, यहाँ से आप शेयर का मोमेंट देख सकते हो, शेयर ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। ये आपको बताता है कि कंपनी एनएसई में ट्रेड करती है या बीएसई में ट्रेड करती है। एनएसई का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएसई में पूरे इंडिया की जितनी भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज़ हैं वो आती हैं, और बीएसई में वो कंपनीज आती हैं जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं। उसके बाद हम यहाँ से देख सकते हैं कैलेंडर वाइज एक दिन में इस कंपनी की क्या परफॉर्मेंस थी, फिर उसके बाद एक वीक में इस कंपनी की क्या परफॉर्मेंस थी, 1 मंथ में इस कंपनी की क्या परफॉर्मेंस थी, ग्राफ कितना ऊपर गया नीचे गया। जैसे कि आप 1 ईयर में क्या परफॉर्मेंस थी, जैसे 1 ईयर में आप देख रहे हो कि इस शेयर का प्राइस 1332 रुपये ऊपर गया है, 141% का रिटर्न है। 3 साल में कितना अच्छा परफॉर्मेंस है और 5 साल में इसका क्या परफॉर्मेंस है, तो यहाँ से आप ये देख सकते हो। इसे कहते हैं कैंडल स्टिक चार्ज। कैंडल स्टिक चार्ट से आप ये देख सकते हो कि कंपनी का कितना वॉल्यूम बन रहा है, वॉल्यूम यानी कि कितने शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे। इसके बाद आते हैं ओवरव्यू पे। ओवरव्यू में हमारे पास है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में हमें देखते हैं टुडेज़ लो, जो भी शेयर मार्केट उस दिन शेयर मार्केट जब ओपन था तो लास्ट टाइम उस दिन उस शेयर के लिए जो सबसे लोवेस्ट प्राइस था वो, उसके बाद जो सबसे हाईएस्ट प्राइस था वो। उसके बाद आते हैं 52 वीक लोवेस्ट। एक साल में 52 वीक्स होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो 801 रुपीज़ है वो इस शेयर के लिए लोवेस्ट प्राइस है उस साल का, किसी फाइनेंशियल ईयर का। और 52 वीक हाई यानी कि एक साल में इस शेयर ने कितना हाई पॉइंट लगाया है वो है 3020 रुपीज़। 52 वीक्स यानी कि एक साल में इस शेयर ने हाईएस्ट कौन सा पॉइंट टच किया है, तो ये शेयर 3000 तक होके आया है।
आगे देखते हैं ओपन प्राइस रहा जैसा कि मैंने बताया। ओपन प्राइस मतलब ये शेयर जब शेयर मार्केट ओपन हुआ था तो शेयर का क्या प्राइस था, प्रीवियस क्लोज यानी कि जब लास्ट टाइम शेयर मार्केट ओपन हुआ था उसके पहले शेयर का जो क्लोजिंग प्राइस था वो क्या था। यानी कि मान लीजिए फ्राइडे को लास्ट ओपन था तो थर्सडे को जो भी प्राइस रहा होगा वो इसका प्रीवियस क्लोज रहा होगा। वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी कि कितनी वॉल्यूम ट्रेड हुई है एक दिन में एक ट्रेडिंग सेशन में। जैसे मान लीजिए लास्ट टाइम जो शेयर मार्केट है वो फ्राइडे को ओपन था, तो उस फ्राइडे यानी कि 9 बजे से 3:30 बजे तक जब तक शेयर मार्केट ओपन रहता है उस टाइम में कितने इस कंपनी के यानी कि दीपक नाइट्राइट के कितने शेयर्स खरीदे और बेचे गए। जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा किसी शेयर का उतना अच्छा है, इसका मतलब है कि उतनी ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है। वैल्यू है 127 करोड़। इसका मतलब ये है कि इस वॉल्यूम को अगर आप इसके मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाती है 127 करोड़। इसका मतलब ये है कि 127 करोड़ की ट्रेडिंग हुई है। इसके बाद आ जाते हैं एनालिस्ट एस्टिमेट्स में। यहाँ पर रेफिनिटिव एक कंपनी है अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज की, वो सिंप्लिसिटी के लिए आपको बताती है कि शेयर को बाय करना है, होल्ड करना है, सेल करना है। तो 10% सेल करने के लिए बोलते हैं 10 एनालिसिस में से, 20% होल्ड करने के लिए और 70% बाय करने के लिए बोलते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि शेयर में एंट्री अभी करी जा सकती है। फंडामेंटल्स मैंने डिस्कस कर लिए आपके साथ। मार्केट कैप, कंपनी के जितने शेयर्स हैं मार्केट में उसको मल्टीप्लाई करोगे आप उस कंपनी के मार्केट प्राइस से तो आपको मार्केट कैप मिल जाएगा। पी रेशियो, पी बी रेशियो, इंडस्ट्री पी, आर ओ ई पी एस, डिविडेंड यील्ड, बुक वैल्यू, सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। फाइनेंशियल्स में आते हैं। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है किसी कंपनी को जज करने के लिए। यहाँ पर आप देख रहे हो रेवेन्यू जो कंपनी ने जनरेट किया है। रेवेन्यू यानी कि जो कंपनी का टर्नओवर है, जब वो अपना सामान या प्रोडक्ट बेचती है उससे जो भी उसको अर्निंग होती है वो होता है रेवेन्यू। तो आप देख सकते हो क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे आप रेवेन्यू देख सकते हो। दीपक नाइट्राइट बहुत अच्छी कंपनी है, आप साल दर साल देख सकते हो कि दीपक नाइट्राइट ने रेवेन्यू में ग्रोथ ही करी है, वो भी बहुत उम्दा ग्रोथ करी है, तो ये बहुत अच्छा सिग्नल है। इसके बाद आप प्रॉफिट देखते हो। प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी कंपनी के लिए, क्योंकि जब भी आप किसी शेयर में इन्वेस्ट करने जाते हो तो आपको प्रॉफिट देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो प्रॉफिट हम देख लेते हैं। 20 में इसका 170 है, 217, 290, 303। उसके बाद थोड़ा सा कम हुआ है, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कंपनी रॉ मटेरियल्स महंगे में ख़रीद रही है, लेकिन उसका प्रोडक्ट का जो भी एमआरपी है वो उतने में ही बेचना पड़ रहा है, जिस वजह से कंपनी को थोड़ा सा लॉस हो रहा है। लेकिन जल्द ही वो कवर कर लेगा और ये प्रॉफिट अगले क्वार्टर तक उम्मीद है कि फिर से अच्छा आएगा। तो बहुत ज़्यादा कम तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी प्रॉफिट अच्छा है। कंपनी की जो नेटवर्थ है वो साल दर साल कैसे बढ़ी है क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे, वो सारी चीज़ें यहाँ दिखाई गई हैं। अब आपको देख सकते हो दीपक नाइट्राइट की जो नेटवर्थ है वो साल दर साल बढ़ी है। साल दर साल बढ़ी है, इसका मतलब ये एक अच्छा इंडिकेशन है कि इस कंपनी पर ट्रस्ट करा जा सकता है। नेटवर्थ जैसा कि मैंने बताया एसेट माइनस लायबिलिटीज़ होते हैं। एसेट माइनस लायबिलिटीज़ करने के बाद जो भी वैल्यू आती है वो उसकी कंपनी की नेटवर्थ होती है। अबाउट द कंपनी में आप कंपनी के बारे में पढ़ सकते हो। इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है कब फाउंड हुई थी, इसका मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, मिस्टर दीपक मेहता हैं इसके मैनेजिंग डायरेक्टर। इसका एनएसई में सिंबल क्या है, ये सिंबल किसी कंपनी को सर्च करने के काम आता है या शॉर्ट नेम होता है कंपनी को दिया हुआ। इसके बाद आता है शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न का मतलब है किसी कंपनी की जो शेयर्स हैं कितना अमाउंट किसके पास है। तो आप सारे ईयर्स का जो यहाँ पर एस्टिमेशन देख सकते हो, चार्ट देख सकते हो। यहाँ पर प्रमोटर्स का मतलब होता है कंपनी के जो ओनर्स हैं या जो ट्रस्टीज़ हैं, कंपनी के जो इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें कहते हैं प्रमोटर्स। तो एक अच्छे शेयर की पहचान ये है कि प्रमोटर्स के पास जितनी ज़्यादा होल्डिंग होगी किसी, मान लीजिए यहाँ पर प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है 45.69% की, इसका मतलब इस कंपनी के 45.69% शेयर्स तो सिर्फ प्रमोटर्स के पास ही हैं, यानी कि कंपनी के ओनर्स के पास ही हैं। तो प्रमोटर्स के पास ज़्यादा होल्डिंग है, इसका मतलब ये है कि कंपनी पे भरोसा है, उस कंपनी के ओनर्स को अपनी ही कंपनी पे भरोसा है, इसका मतलब। और जब ऐसा होता है कि कंपनी के ओनर्स को अपनी कंपनी पे भरोसा होता है तो ये लाजमी है कि वो कंपनी बहुत अच्छी ग्रोथ करेगी।
तो इसलिए प्रमोटर्स की होल्डिंग है यहाँ पे 45%। रिटेल एंड अदर्स, जिसमें हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स आते हैं 33%, ये भी अच्छी बात है, जिसकी वजह से शेयर का प्राइस अप या डाउन होता है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा ख़रीदते और बेचते हैं। प्रमोटर्स हमेशा होल्ड करके रखते हैं, इसी वजह से लॉन्ग टर्म में ये ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं रिटेल इन्वेस्टर के कंपैरिजन में। लेकिन अगर आप भी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करोगे 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, तो आप भी बहुत अच्छा अमाउंट बना सकते हो। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का मतलब है जो हर कंट्री की एक ट्रेड पॉलिसी होती है कि बाहर की कंट्रीज़ हमारे कंट्री में निवेश कर सकें, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस उन्हें कहते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशन का निवेश जितना ज़्यादा होगा किसी कंपनी में, आप ये सोच सकते हो कि वो कंपनी उतनी अच्छी होगी। जैसे यहाँ पर 10% फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं, इसका मतलब ये है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ट्रस्ट करती हैं इस कंपनी को। 10% बहुत बड़ा परसेंटेज होता है किसी कंपनी के लिए, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस अगर ट्रस्ट कर रही हैं तो हम भी ट्रस्ट कर सकते हैं। इसके बाद है म्यूचुअल फंड 7% है, क्योंकि म्यूचुअल फंड को जो चलाने वाले होते हैं वो एसेट मैनेजमेंट टीम होती है। तो ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है, अगर किसी कंपनी ये के शेयर में म्यूचुअल फंड और फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग अच्छी है, इसका मतलब आप भी उस पर ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि जो एक्सपर्ट हैं वो ट्रस्ट कर रहे हैं। तो अगर एक्सपर्ट ट्रस्ट कर रहे हैं तो आप भी ट्रस्ट कर सकते हो। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन यानी कि बाकी की इंडियन कंपनी जो कि नेशनल हमारी कंपनीज़ हैं, वो उन्होंने जो इन्वेस्ट कर रखा होगा इस कंपनी में, वो आती हैं इसमें। इसके बाद आती है टॉप म्यूचुअल फंड। इंडिया के जो भी टॉप म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने उनमें से कितनों ने इन्वेस्ट कर रखा है इस कंपनी में, क्योंकि म्यूचुअल फंड आपसे पैसा लेके अदर कंपनी के स्टॉक्स में या शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं आपके भी पे। तो आप यहाँ देख सकते हो निपो इंडिया, आई डी एफ सी स्टर्लिंग, महिंद्रा मैन्युलाइफ, उनमें से कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने लगभग 3-3% की होल्डिंग ले रखी है इस कंपनी के शेयर्स में। और इसमें आते हैं सिमिलर स्टॉक्स में। सिमिलर स्टॉक्स का मतलब है कि जैसे दीपक नाइट्राइट केमिकल सेक्टर में काम करती है, तो केमिकल सेक्टर की जो बाकी कंपनीज हैं वो सारी यहाँ पर सिमिलर स्टॉक्स में आपकी ऐप में शो कर रखी होगी। तो ये थे एक ग्रो ऐप में या फिर आपकी जो भी ब्रोकरेज ऐप है उसमें जितनी भी चीज़ें दिखती हैं, मैंने वो उसको डिटेल में एनालाइज़ किया है, आपको समझाने की कोशिश करी है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि मैंने दीपक नाइट्राइट का एग्जांपल लिया है, लेकिन ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। आपको अपने विवेक से, अपने इंटेलिजेंस से एनालाइज करके, किसी कंपनी की बैलेंस शीट देख के, उसका रिटर्न, उसका प्रॉफिट, नेटवर्थ उसकी क्या है, साल दर साल बढ़ रही है, कंपनी ट्रस्टेड है, आप कंपनी के प्रोडक्ट को जानते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कंपनी के प्रोडक्ट को जानते हो, समझते हो, कंपनी के बिज़नेस को समझते हो। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप किसी कंपनी के बिज़नेस को समझते हो, आपको तभी इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि मेरी वीडियो देख के या मेरे कहने पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे पर्सनली मेरा ये फेवरेट शेयर है, मुझे पता है ये बिज़नेस क्या करती है, इसके प्रोडक्ट्स कहाँ कहाँ जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, और नेशनल कंपनीज़ कौन सी लेती हैं, तो ये मुझे पता है। लेकिन ये आपको खुद एनालाइज करना पड़ेगा कि आप किसी कंपनी के बिज़नेस को समझते हो, तभी आपको उस बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये आपका अमाउंट है, आपका मनी है। तो इसलिए मैं ये बोल सकता हूँ कि ये मेरा स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। आपको अपने विवेक से ट्रस्ट करना चाहिए किसी कंपनी पे। तो उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाने में सक्सेसफुल रहा कि जो फाइनेंशियल रेशियोज़ हैं इनका क्या मतलब है और ये किस तरह से यूज़ होते हैं किसी कंपनी के एनालिसिस में। क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जब भी हम एनालाइज करेंगे किसी कंपनी को ज़रूर आएंगी। पी रेशियो, अर्निंग पर शेयर, बुक वैल्यू, रिटर्न ऑन इक्विटी, डिविडेंड यील्ड, ये सारी चीज़ें आपको रटी होनी चाहिए। मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी लास्ट ईयर जब मैंने स्टार्ट करा था, कुछ साल पहले जब मैंने स्टार्ट करा था। लास्ट ईयर जब लॉकडाउन लगा तो इन सब चीज़ों की वैल्यू और ज़्यादा समझ में आई। तो आपको भी ये चीज़ समझनी चाहिए, किसी कंपनी में आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए बहुत ही इजी लैंग्वेज में बहुत कोशिश करी। मैं जानता हूँ कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन इन सारी चीज़ों को समझना ज़रूरी था ताकि हम आगे कंटिन्यू कर पाएँ आगे की वीडियोज़ के लिए। तो इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम इस तरह के और भी कंटेंट ला सकें, आपको एकदम ईजी लैंग्वेज में समझा सकें, और इन्वेस्टिंग को आप अच्छे से समझ पाओ, ताकि आप फ्यूचर में एक अच्छा कॉर्पोरेट ग्रो कर सको।
एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सको, यही हमारा मोटिव है। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए, ताकि क्योंकि हम ऐसी वीडियोस आगे भी लाते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कीप इन्वेस्टिंग, कीप ग्रोइंग। बाय।